हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं की ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग पढ़े जा रहे हैं चैप्टर 6 के आपदा और सह अस्तित्व। चैप्टर 6 के इकाई 6 के आपदा और सह अस्तित्व। आपदा क्या है, इसके अस्तित्व क्या है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप यह समझ चुके हैं कि बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का होना आवश्यक है। आप अगर है कि हम लोग समझ चुके हैं कि सुखाड़ क्या, चक्रवात क्या, भूकंप क्या, ज्वालामुखी क्या, विस्फोट क्या, सुनामी क्या, भूस्खलन क्या, इस सारे चीज़ का होना प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसको कम, इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसके मुकाबले के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। हमें इसके मुकाबले के लिए जो अगर आ जाए कि सारे चीज़, सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, इस सारे आपदाएँ अगर आ जाए तब इस सारे आपदाओं के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। आपदा पूर्व ही तैयार करनी चाहिए। आपदा आने के पहले ही सारा चीज़ की तैयारी रखना चाहिए ताकि कम से कम क्षति हो सके। यही कारण कि कम से कम क्या हो सके, क्षति हो सके, और अधिक से अधिक लोगों को जान माल की सुरक्षा मिल सके। और क्या, अधिक से अधिक लोगों की जान माल की क्या चीज़ मिल सके, सुरक्षा मिल सके। ऐसा ना हो कि हम यह समझकर नज़रअंदाज कर दें कि यह सब एक प्राकृतिक प्रकोप है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम सब क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज कर दें। ये तो प्राकृतिक आपदा हमारे बस में नहीं हो सकता, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करना क्या बिल्कुल ही गलत होगा। इसका सम्मान करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसका सामना करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि मनुष्य इस सारे आपदाओं को सामना कर सकता है, लेकिन हाँ, कम कर सकता है। जैसे भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ देखते हैं कि किस तरीके से इस पर बचाव आना चाहिए, क्या क्या इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। भूकंप एक बहुत बड़ी एवं अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। देखा जाए तो भूकंप जो है एक अत्यंत बहुत विनाशकारी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आने पर कुछ ही क्षणों में इतनी बर्बादी हो जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखा जाए भूकंप आने पर कुछ ही क्षणों में, थोड़े ही देर में इतना बर्बादी हो जाती है जिसकी कल्पना नहीं, हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते जितना बर्बादी हो जाती है भूकंप आने पर। पृथ्वी पर भूकंप के स्वाभाविक क्षेत्र ज्ञात है। देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है भूकंप के हैं जो स्वाभाविक क्षेत्र क्या है, व्याप है, परंतु इसके आगमन का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता कि कब आपदा आएगा, कब भूकंप आएगा, कब सुखाड़ आएगा, कब ज्वालामुखी फटेगा, कब सुनामी आएगा, कब भूस्खलन होगा, कब हिमस्खलन होगा। ये सारे प्राकृतिक आपदाओं हैं, इसके बारे में हम पूर्वानुमान यानी पहले से जानकारी नहीं हम रख सकते। अगर जानकारी पहले से रखा जाए तो इस पर बहुत सुसुविधा तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं। इसलिए हमें संभावित क्षेत्रों में सदैव सतर्क रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां आने की शंका ज़्यादा रहे कि यहाँ पर आ सके, वैसे क्षेत्र से हमें बच कर रहना चाहिए। इस क्षेत्र में ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जिससे कम से कम क्षति हो। हमारे देश में भूकंप से सबसे अधिक क्षति होती है। देखा जाए इस सारी चीज़ को इस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए कि कम से कम क्षति हो। देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्षति होता है किससे होता है, भूकंप से। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है भूकंप से होता है, क्योंकि इसके लिए हम पूर्व से संचेत नहीं रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं, इसे हमें पहले से जानकारी नहीं रहता है। इसके लिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों को हम कम कर सकते हैं अगर पहले जानकारी रहा। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। 26 जनवरी 2001 के तिथि को भुज में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में 26 जनवरी 2001 में कैसा आया, 6.9 तीव्रता वाली एक भूकंप आया, जिसके सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1300 से अधिक लोगों की जान गई तथा 1.67 लाख को जख्मी हुआ। 21 जिले में रह रहे लगभग 1.97 करोड़ लोगों प्रभावित हुए इस भूकंप से। 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से लगभग 3.02 लाख पक्के और कच्चे मकान तथा
1400 झोपड़ियाँ पूरी तरह से नष्ट हो गए। देखा जाए तो लगभग 3.20 लाख पक्के और कच्चे मकान और 14,000 झोपड़ियाँ पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लगभग 7.33 लाख पक्के एवं कच्चे मकान तथा 31,000 झोपड़ियों को आंशिक रूप से क्षति हुआ और 7 लाख मकान पक्के मकान को क्षतिग्रस्त हुआ और 31,000 झोपड़ियों को क्या हुआ, झोपड़ियों आंशिक रूप से यानी हल्का फल्का रूप से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। यदि सह-अस्तित्व में संबंधित सभी बिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और यहाँ में कुछ राष्ट्रों का आकलन करें जैसे अमेरिका और जापान जहाँ भूकंप बराबर आते रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ भूकंप को मात्र अल्पकालीन आपदा के रूप में लिया जाता है। अगर देखा जाए अमेरिका और जापान जैसे भूकंप को क्या करें देखते रहे, वहाँ बराबर भूकंप आते रहते, फिर भी वहाँ अल्पकालीन आपदा के रूप में लिया जाता है। पूर्ण रूप से आपदा के लिए नहीं कि हमेशा ही आपदा आते रहता है, ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के मकान भूकंप रोधी होते हैं। और यहाँ के मकान क्या होते हैं, भूकंप रोधी। जितने भी मकान बनते हैं सारा भूकंप रोधी बनते हैं, तो भूकंप आते भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन भारत में मकान जो बनते हैं, मकान बनाने की जगह जब पैसा तो है नहीं, तो भूकंप रोधी मकान और कहाँ से बनाएंगे। और लोगों को पता होता है कि सुरक्षित कैसे रहना है, और वहाँ के लोगों को पता है कि किस तरीके से सुरक्षित रहना है। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के लिए सुरक्षित आवासीय या सार्वजनिक भवनों का बहुत महत्व होता है। अगर देखा जाए तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सार्वजनिक भवनों का बहुत महत्व होता है, अर्थात सुरक्षित आवासीय निर्माण कर भीषण क्षति को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि यदि हम लोग भूकंप के बारे में जागरूकता रहें तो मकान जो बनाएंगे सुरक्षित मकान बनाएंगे और इस प्रकार के आपदाओं से, भूकंप जैसे आपदाओं से हम लोग बच सकेंगे। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि इसके लिए बहुत सारे बिंदुओं पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहला, भवन को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। भवन को कैसा होना चाहिए, जब भी भवन बनना चाहिए तो आयताकार भवन बनना चाहिए, नहीं गोलाकार बन दिए, लंबाकार बना दिए। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नक्शा भी अच्छी तरीक़े से होना चाहिए, साधारण नक्शा होना चाहिए, नहीं कि हाई फाई नक्शा ले लिए, गोलाकार आयताकार बना लिया लेकिन हाई फाई नक्शा ले लिए। लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए। और लंबी दीवार होना चाहिए, ईंट और कंक्रीट और पत्थर के सहायता से लंबी दीवार होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके TLUX आकार के भवनों को छोटा छोटा आयतों में बांटकर बनाना चाहिए। जैसे T यानी कि लंबा भवन होता है, नीचे से ऊपर से फैल जाता है, वैसा L आकार के नीचे में ज़्यादा रहता है, ऊपर में सीधे U आकार के भवन होते हैं, X आकार के भवन होते हैं। इस प्रकार सभी भवनों को छोटे छोटे आयताकार भागों में क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए, बनाना चाहिए। तथा आयतों के बीच खाली जगह को छोड़ देना चाहिए। और आयतों के बीच क्या चाहिए, खाली जगह को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पहले जैसे देखते हैं बनता होगा मकान, पुराने ज़माने में चारों तरफ से मकान रहता था, बीच में आंगन रहता था, खाली रहता था, उस तरीक़े से मकान को बनाना चाहिए। नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए। और जो नींव होना चाहिए, जो नींव जो नीचे में डालते हैं वो भूकंप रोधी होना चाहिए। निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तदनुसार नींव तथा निर्माण कार्य होना चाहिए। यही कारण है कि निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि जहाँ मिट्टी बनाया जा रहा है, जिस मिट्टी पर है, भूकंपीय मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी है, उस मिट्टी का वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और तदनुसार नींव के निर्माण करना चाहिए, नहीं कि बिना गए अब बिना मिट्टी के जाँच किए हुए डायरेक्ट मकान बना दिए, तो इससे नुकसान, परेशानी, समस्या और तकलीफ हो सकती है आपको। दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। दरवाजा तथा खिड़की की जो भी स्थिति है वो भूकंप रोधी होना चाहिए। लोहा, कंक्रीट, बालू से उत्पन्न भार तथा भवनों की रचना में इनकी समुचित अनुपात एवं तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित संरचना का निर्माण होना चाहिए। अगर देखा जाए तो लोहा है, कंक्रीट है, बालू के उत्पन्न भार तथा भवनों के रचनाओं में एवं इसके समुचित अनुपातों का तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित संरचना का निर्माण होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा दो भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि गलियों तथा सड़कों के चौड़ा होना चाहिए, गली भी होना चाहिए चौड़ा, सड़क भी चौड़ा होना चाहिए, दो भवनों के बीच का पर्याप्त दूरी होना चाहिए, नहीं कि बगले बगले सटा के बिहार में कैसे ज़मीन बनता है, भारत में बनता है, उस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। दो बिल्डिंगों के बीच में कुछ दूरी होना चाहिए, जिस तरीके से विदेश में बनाए जाते हैं।
भूस्खलन। अब हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं, भूस्खलन के घर में किस तरीके से बनाना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। भूस्खलन लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, ये 5 रूप से होते हैं। भूस्खलन 5 प्रकार के होते हैं। पहला, बारिश के पानी से साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। क्या बारिश जब पड़ता है तो जो कौन इलाके रहते हैं, बारिश जब पड़ता है तो पानी के साथ मिट्टी और कचरे का निचले भाग क्या होना चाहिए, ससर जाता है, खिसक जाता है, जिसके कारण उसी प्रक्रिया को हम लोग कौन खलन कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। दूसरा में कंकड़ पत्थर का खिसकाव। पत्थर पहाड़ी इलाका है तो कंकड़ पत्थर का खिसकाव होता है, उसको भी हम भूस्खलन कहते हैं। कंकड़ पत्थर का गिरना भी भूस्खलन के अंतर्गत आता है। चट्टानों का खिसकना भी भूस्खलन के अंतर्गत आता है। और चट्टानों का गिरना भी किसके अंतर्गत आता है, भूस्खलन के अंतर्गत आता है। इस सभी कारणों से भी मार्ग में पड़ने वाली सभी चीज़ों की बर्बादी हो जाती है। जब भी भूस्खलन होगा तो इसके जब नीचे ऊपर से नीचे आते रहेगा तो इसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगा सब का बहाते हुए तोड़ते उड़ते पकड़ते उड़ते कबाड़ते वाड़ते लेके चला जाएगा और लोग पशुओं तथा पेड़ों पौधों की हानि पहुँचता है। परिणाम स्वरूप आवागमन एवं परिवहन प्रभावित होता है। यही परिणाम इसका होता है कि आवागमन और परिणाम स्वरूप आवागमन एवं परिवहन प्रभावित होता है। इस प्राकृतिक आपदा के लिए निम्नलिखित बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस सभी बातों के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन बातों पर, इसकी बारंबारता में कमी आ सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जा सकती है, कमी आ सकती है। बारंबारता मतलब ये तो हमेशा खिसकते रहता है, लेकिन खिसकने की क्रिया को कम किया जा सकता है। बोल कैसे सर, जैसे जानते हैं मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनाना चाहिए। ऐसा जगह अगर हम मकान बना रहे हैं तो मिट्टी जैसा है उसी के अनुसार हम लोग मकान बनाएंगे, नहीं कि मिट्टी एकदम खिसका हुआ मिट्टी है उस पर बड़का हुआ बिल्डिंग ठोक दिए, वो तो और खिसक जाएगा उस पर जब बल पड़ेगा। तो नॉर्मल साधारण घर बनाना चाहिए जब उस तरीका की बात हो। तो ढलावा स्थानों पर आवासों का निर्माण ना करें और ढलान स्थान पर आवासों का निर्माण न करें। जहाँ पर इस तरीका से ढलाव होता होगा उस स्थान पर मकान का निर्माण न करें। समतल स्थानों पर मकान का क्या करें, निर्माण करें। समान एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों की समूची व्यवस्था होनी चाहिए। और देखा जाए समान एवं वैकल्पिक संचारण वैकल्पिक संचारण प्रणालियों की समूची व्यवस्था होनी चाहिए। वनस्पति बीहनी ऊपरी ढालों व उपयुक्त वृक्ष जनजातियों का सघन रोपण कार्य करना। वनस्पति बीहनी ऊपरी ढालों तथा उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का क्या होना चाहिए, सघन रोपण कार्य करना चाहिए। सड़कों नहरों निर्माण एवं सिंचाई के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए प्राकृतिक जल की निकासी अवरुद्ध ना हो सके। इस सड़क बनाने समय, नहरों बनाने समय, सिंचाई के साधन बनाने समय इस सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब प्राकृतिक द्वारा से पानी ऊपर से आएगा पहाड़ पर से किस रास्ता से आता है उस रास्ता पर इस तरीका से अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकेगा तो दहा कर लेके चला जाएगा। भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर भूस्खलन को रोकने के लिए किसका निर्माण करना चाहिए, दीवारों का निर्माण करना चाहिए। बारिश के पानी और झरने के प्रवेश सहित भूस्खलन के संचलन पर काबू पाने के लिए समतल जल निकासी नियंत्रण के केंद्र बनाना चाहिए। बारिश और पानी के और झरने के प्रवेश सहित भूस्खलनों के संचय पर काबू पाने के लिए समतल जल निकासी नियंत्रण केंद्र बनाना चाहिए। भूमि के नीचे बिछाए जाने वाले पाइपलाइन केवल आदि लचीले होने चाहिए ताकि भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना कर सके। कि भूमि के नीचे जो भी सामान क्या करना चाहिए, बिछाया जाएगा, पाइपलाइन बिछाया जाएगा, केबल लाइन बिछाया जाएगा, लचीला होना चाहिए, यानी कि हार्ड होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। यानी कि अगर खिसक भी जाए नीचे वाला भूमि तो क्या एक अपने स्थान पर वह सम्मिलित रह सके। कम से कम 1 इंच की गहराई तक घास पात, स्ट्रॉ, लकड़ी की छाल, बूट, चिप्स या पेड़ों की छाल बाग का प्रयोग वैसे क्षेत्रों में करना चाहिए जहां ढाल की प्रसवता मंद या समान हो। वहाँ को करा है कि वहाँ पर ऐसा चीज़ का उपयोग करना चाहिए, घास की गहराई का रहा है तो वहाँ घास पात का उपयोग करना चाहिए, लकड़ी का उपयोग करना चाहिए, बूट की छाल का उपयोग करना चाहिए। वहाँ पर क्या हो है वो जन्म करके उसे भरने का प्रयास करें, वो सभी घास फूस बड़ा होकर उसे जो गड्ढा है वो गड्ढा को क्या करें, मजबूती बनाए रखें कि पानी आगे संगरेगा तो वहाँ से और उसे क्या न कर सके, उसे भूस्खलन के रूप में ना परिवर्तन कर दे। इसके अतिरिक्त खड़ी ढलानों के तल पर बड़े मकानों के मालिक कुछ स्थितियों में ऐसे अवरोध या जलग्रहण
कैचमेंट एरिया क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही लोग जो जिन पैसे वाले हैं, बड़े मालिक हैं, मकान बड़े बड़े मकान के मालिक हैं, वो क्या करना चाहिए, उनको जो उनके अगल बगल में एक गड्ढा बनाकर पानी इकट्ठा होने के एक संग्रहालय यानी कैचमेंट एरिया बनाना चाहिए, एक क्षेत्र बनाना चाहिए जो छोटे छोटे भूस्खलन को रोक सके। जो छोटे छोटे भूस्खलन को क्या कर सके, रोक सके, मतलब इस ढलाव में यहाँ से आ रहा है तो यहाँ गड्ढा बना दीजिए, तब आने वाला ढलाव में तो आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड्ढा में कुल भर जाएगा, नीचे जाने से रोक देगा। तो क्या इस गड्ढे को क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। निर्माण का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो भूस्खलन होने की स्थिति में बहकर आने वाली सामग्री की मात्रा और उसकी प्रभाव की गति के आगे टिक सके। इसकी अतिरिक्त डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसके वहाँ पर निक्षेपित सामग्री को हटाया जा सके। इस अवरोधों में इमारत की ढलान वाली साइड में मजबूती दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर इस सामग्री का ध्यान रखना चाहिए जहां पर निरपेक्ष होना चाहिए, जहां ढलाई स्थानों पर अवरुद्ध इमारत को अवरुद्ध करने और इमारत को रोकने वाले चीज इमारत के पहले जैसे बिल्डिंगें बना लिए, समझने का प्रयास करिए। बिल्डिंग हम बना दिए, अब यहाँ से ढलान है तो यहाँ पर इस तरीक़ा से हम दीवार बना ले, इतना दूर में इतना मोटा इतना पत्थर दे दे कि भूस्खलन से आए तो इस दीवार से टकरा कर यहाँ रुक जाए, ना कि बिल्डिंग को क्या करें, नुकसान पहुँचा पाए। सिंपल शब्द में इस तरीक़ा से करना चाहिए। कौन नामी सुनामी करा 26 दिसंबर 2004 ईस्वी के बाद आप भली भांति समझ गए होंगे कि सुनामी कितनी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। अगर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी को अगर देखें तो आप समझ गए होंगे कि सुनामी कितना भयावह हो सकता है। इसके कुछ ही क्षण में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कहर बरपाया था। इसमें कुछ ही क्षण में दक्षिणी पूर्वी एशिया में पूरा कहर बरसाया था। सुनामी द्वारा जान माल की बड़ी हानि होती है। सुनामी जब आता है तो सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है, जान माल की हानि होती है, लोग मर जाते हैं। साथ ही यह तटीय क्षेत्र के खेतों के बंजर बना देता है। और यही साथ साथ तटीय क्षेत्र के जो बगल जो समुद्र के किनारे वाले बगल जो भी खेत हैं उस सभी को क्या बना देता है, बंजर बना देता है। स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और जब सुनामी आएगा तो स्वास्थ्य से बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया लेकर आएगी, तो बहुत सारे चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कहने का मतलब स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, नए नए तरीके की बीमारी आ जाते हैं, जिससे डॉक्टरों को परेशानी झेलना पड़ता है, सरकारों को परेशानी झेलना पड़ता है। तो सर सरकार को कैसे परेशानी झेलना पड़े, लोग मरने लगेंगे तो कौन ध्यान देगा, सरकार ध्यान देगी। जैसे कोरोना काल में लोग मरने लगे तो कौन ध्यान देने लगा, सरकार देने लगा, क्योंकि हम लोग के दैनिक जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम लोग जिंदा रहने का अधिकार है। बंदरगाहों एवं तटीय नगरों को भी भारी क्षति पहुँचती है। और देखा जाए तो बंदरगाहों और तटीय नगरों की कुछ होती है, भारी क्षति पहुँचती है। सुनामी को न तो रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभावों को बचाया जा सकता है। देखा जाए सुनामी को न तो रोक सकते हैं और नहीं प्रभावों से बच सकते, इसके आपदाओं से, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। बच नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसको बचाने के लिए बहुत सारे निम्नलिखित तरीके हैं, उसको अपनाने से ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जहाँ सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूरी बसने के लिए प्रोत्साहन करना। कहा कि ऐसा स्थान जहाँ सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहाँ लोगों की तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने की प्रोत्साहन देना चाहिए। लोग जो जहाँ सुनामी बार बार आते रहता है वहाँ तटीय इलाका पर लोग रहते हैं, वहाँ का उसको माना करके समझा कर उसे दूर इलाकों में बसने की नसीहत देना चाहिए। समुद्री तटीय भाग में सघन वृक्षारोपण एवं सुनामी लहरों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। देखा जाए समुद्री तटीय भागों में सघन वृक्षारोपण यानी कि बहुत सारे वृक्ष रोप कर ये जो समुद्री चक्रवात है, सुनामी है, उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे इस समुद्र है, इस समुद्र यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे लगा दिए इस तरीक़ा से। तो जब सुनामी आएगा तो क्या होगा, ये पेड़ को रोक देगा, आगे जाने देगा, नहीं जाने देगा। जब ये सुनामी आएगा तो आगे जाने नहीं देगा तो क्या होगा, तभी अब आगे नहीं जाने देगा तो सुनामी को आगने वाले पृथ्वी भूखंड पर जाने वाले क्षतिग्रस्त को रोक सकता है। नगर एवं पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोध का निर्माण होना चाहिए। देखा जाए तो नगर और पत्तनों को बचाने के लिए
बचाने के लिए कंक्रीट अवरोधन होना चाहिए। पर नगर पथ मतलब ये नहीं, समुद्र है, समुद्र का खत्म होता है, स्थलीय भाग ये है। यहाँ पर जो नगर वगर बसा हुआ, इसको बचाने के लिए यहाँ पर कंक्रीट का एकदम बहुत बड़ा दीवार लगाना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, क्या चीज़ नहीं पहुँच पाए, नगरों में इसका जो सुनामी है, सुनामी की लहर ना पहुँच पाए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसा मकान का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को न्यून कर सकते हैं। सुनामी संबंधित क्षेत्रों में ऐसा मकान का निर्माण होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जिससे सुनामी और भूकंप आने के बावजूद भी मकानों के ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्षति पहुंच सके, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षति ना पहुंचे। 5 में पोताश्रयों को ऊंची बांधों का द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। अब पोताश्रय जहाँ पर रहने वाले लोग हैं उसको ऊंची वातावरण पर सुरक्षित करना चाहिए। सुनामी का आकांक्षा वाले तटीय क्षेत्र में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट के करीब 100 मीटर की दूरी पर बनना चाहिए। देखा जाए तो सुनामी के आकाश वाले तटीय क्षेत्रों में मकान और ऊंचे स्थानों पर और तट के करीब 100 मीटर ऊंचाई पर क्या होना चाहिए, दूरी पर बनाना चाहिए। देखा जाए सुनोमीटर, कौन मीटर, सुनामीटर द्वारा समुद्री तल में होने वाली हलचल का सतत पता लगाते हेतु सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। सुनामीटर द्वारा समुद्र के स्पीड कितना, तरंग कितना स्पीड मारा है, इसको सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हलचल को रोकना चाहिए। 8 में उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा सुनामी को चेतावनी प्राप्त करते रहना चाहिए और संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा इसे तुरंत आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर देखा जाए तो सुनामी को प्रौद्योगिकी द्वारा सुनामी को चेतावनी प्राप्त करते हुए यहाँ पर यह देखना चाहिए कि संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा इसे तुरंत आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया चाहिए, यानी कि सुनामी के बाद सारा सुविधा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे उन लोगों को जान माल की क्षति भी कम से कम हो सके। दोस्तों ये पार्ट 1 था। आज भर हम लोग इतना ही रहते थे। हम लोग इसको पार्ट 2 करेंगे, जो ज्योग्राफी क्लास 10th के ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आके पढ़ते हैं। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।